आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। 2019 इंतखाबात में अब महज 3 माह का वक्त ही बचा है। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां अपनी अपनी सतह पर हर तरह की कोशिशों में जुट गई हैं। इन दिनों दिल्ली से ज्यादा लोकसभा इंतखाबात की सरगर्मियों का मरकज लखनऊ बना हुआ है, जहां एक तरफ एसपी बीएसपी इत्तेहाद ने बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ा है, तो वहीं इस इत्तेहाद की नजर हर सियासी उलटफेर पर भी है। मंगल के रोज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आलाजाद के रिजर्वेशन के मुकाबले अब माशी तौर पर पिछड़े मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की मांग कर दी है। मायावती ने कहा कि एक समाज जो पहले से ही पसमानदा है और इस पसमानदा समाज का वो तबका जो माशी तौर बहुत कमजोर है, उसे भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है कि इंतखाबात से पहले इस तरह की मांग महज चुनावी हथकंडा ही लगता है, लेकिन इतना जरूर है कि देर से ही सही पिछड़े मुस्लिम समाज की किसी को तो कम से कम याद आ रही है या याद आई है। आज इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और बीएसपी चीफ मायावती ने पसमानदा मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की मांग की है। ये मुतालबा उन्होंने SC/ST बिल में तरमीम का इस्तकबाल करते हुए किया। बीएसपी चीफ ने कहा कि अगर मरकजी सरकार आइन में तरमीम करके आलाजाद के पसमानदा लोगों को रिजर्वेशन दे सकती है, तो ऐसे में मुसलमानों के माशी तौर पिछड़े तबके को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तालीम और सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन का मुतालबा सेकुलर कही जाने वाली सियासी जमातों का पुराना सियासी हरबा रहा है। ताहम रंगनाथ मिश्रा कमीशन और सचर कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद इनकी सिफारिशात पर अमल करने की किसी भी हुकूमत ने पेशरफ्त नहीं की। 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात से कबल अब जब बीजेपी हुकूमत ने आलाजाद के लिए अलग से 10% रिजर्वेशन का बिल पास कर दिया है, तो बीजेपी का ये पासा दीगर मुखालिफ सियासी जमातों के गले की हड्डी बन गया है, जो न तो इनसे उगलते ही बन रही है और न निगलते बन रहा है। यही वजह है कि हिंदू आलाजाद से ज्यादा अपने लिए मुस्लिम वोट की अहमियत समझते हुए मायावती ने एक बार फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा दोहराया है। इससे देश के खासकर मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के गरीब अपर कास्ट समाज के लोगों को तब तक कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है, बशर्ते जब तक यहाँ इन लोगों के प्रति इनकी संकीर्ण व धार्मिक हीन भावना बरकरार बनी रहती है, जो आसानी से अभी भी हमें खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसकी काफी कुछ पुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि सन 1947 के आसपास देश में मुस्लिम समाज के लोगों की संख्या यहाँ सरकारी नौकरियों में लगभग 33% थी, जो अब घटकर लगभग 2 या 3% ही रह गई है। इसलिए हमारी पार्टी इनके लिए शुरू से ही यहाँ आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण देने की बरकरार मांग करती आ रही है। अपने वजूद को बचाने के खौफ में जीने वाला मुस्लिम समाज का बड़ा तबका सेकुलर समझे जाने वाली सियासी जमातों के सियासी बहलावे और मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालबात की हकीकत को तो समझता है, लेकिन अपने हक में उठने वाली इन आवाजों को उम्मीद की किरण समझकर रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद करता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सामने है, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट सामने है। मुसलमानों की हालत दलितों से भी बद से बदतर है। भाई एक आज तो इलेक्शन का दौर है, बहन जी कह रही हैं, और अब उसको ज़मीनी सतह पर कितना काम होगा वो सोचने का सवाल है। तो पहले से इसकी ज़रूरतमंद है कि हमें रिजर्वेशन दिया जाए। पार्ल मायावती जी ने अगर ये बात उठाई है तो बहुत अच्छी है, लेकिन अपने ज़माने में वो चीफ मिनिस्टर भी रही और पार्लियामेंट की मेंबर भी रही, उस ज़माने में वो इसके सिलसिले में पेशरफ्त ज़मीनी तौर पर करती तो बहुत बेहतर होता। मुस्लिम रिजर्वेशन के नाम पर आजादी के बाद से अब तक सियासी जमातों के वादों का शिकार मुस्लिम समाज कभी कांग्रेस, कभी समाजवादी, तो कभी बीएसपी पर इस उम्मीद में यकीन करने को मजबूर है कि शायद कभी ऐसी कोई सूरत पैदा हो जाए कि दलितों की तरह इसे भी रिजर्वेशन का हक हासिल हो जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। तो जाहिर सी बात है कि जब चुनाव से पहले इस तरह की बात की जाती है और इस तरह के
बात उठाई जाती है तो उसमें शक जरूर होता है कि जिसने बात उठाई है क्या ये मोहब्बत है मुसलमानों से या मसलिहत है या महज इसे एक सियासत समझा जाए। और एक बार फिर से जिस तरह से मुसलमानों के साथ माजी में बहुत से वादे किए गए और वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए, क्या महज इसे भी एक सियासी वादा समझा जाए? आज इसी पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। मेरे साथ शकील अंसारी साहब हैं जो कि सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश कपूर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष गुप्ता जी लीगल एक्सपर्ट हैं, कानूनी दावपेच हम इस मसले पर आपसे समझेंगे। इसके अलावा कुछ और खास मेहमान बीएसपी, एसपी और बीजेपी से भी मेरे साथ जुड़ेंगे। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए उनका हम बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले शकील अंसारी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि एक तरफ 2019 से पहले मरकजी हुकूमत ने, मोदी सरकार ने 10% अपर कास्ट में जो माशी तौर पर पसमानदा है उनके रिजर्वेशन का ऐलान कर दिया और अब एक दिन पहले मायावती ने नया शगुफा छोड़ा और मुसलमानों में जो पसमानदा है माशी तौर पर उनके लिए रिजर्वेशन की मांग की है। कैसे इस डिमांड को देखा जाए शकील साहब? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों की इक्तिसादी हालात रोज बरोज कमजोर होती चली जा रही है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने बताया है कि दलित भाइयों से भी कई जगह पर ओबीसी मुसलमानों की हालत उससे भी खराब है। और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें 10% मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात की गई थी। और इसी के बुनियाद पर आंध्रा में मुसलमानों, जब आंध्रा और तेलंगाना एक स्टेट था तो मुसलमानों को कुछ रिजर्वेशन दिया गया है। वहां एक बात और भी समझ लेने की है, यह रिजर्वेशन का फार्मूला सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग होता है और स्टेट गवर्नमेंट का अलग होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने, आंध्रा में कांग्रेस की सरकार ने, केरल ने और कांग्रेस की सरकार ने, वो यहां कर्नाटक में भी पहले से मुसलमानों को कुछ स्टेट सर्विसेज के लिए जगह ग्रुप सी बना के उनको रिजर्वेशन की सहूलत दे रखी है। अब रहा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब 4.5 रिजर्वेशन किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था इसको कि रिलीजन के बेस पर उन्होंने कहा कि इसको हम नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद से कोई ऐसा अभी पेंडिंग आंध्रा के रिजर्वेशन जो मुस्लिम 4 है वो पेंडिंग चल रहा है। तो इससे अभी जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद एक फॉरवर्ड कम्युनिटी के, जो अनरिजर्व कम्युनिटी कहा जाए, अनरिजर्व कम्युनिटी के लोगों को 10% देने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है और उसका नोटिफिकेशन भी राष्ट्रपति का दस्तखत हो चुका है। और राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद अब नोटिफिकेशन है और कई जगह स्टेट गवर्नमेंट में इसकी नियुक्तियों के लिए कार्रवाई चल रही है। तो जब वो जो है अनरिजर्व कैटेगरी, तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो रखा गया है लिमिटेशन 8 लाख और जो भी पैरामीटर बनाए गए हैं जमीन के, मकान के, वो पैरामीटर के मुताबिक सारे लोग कवर हो जाते हैं। खुद मिनिस्टर ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि 95% लोग कवर्ड हैं, तो उसमें वो मुस्लिम भी कवर्ड हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन मुस्लिम इसका जो एजुकेशनली बहुत पीछे हैं वो मेन रेस में बराबर से शरीक नहीं हो सकते हैं। इसलिए अगर मायावती जी ने ये डिमांड सिर्फ किया है मोदी सरकार से, जानती है कि मोदी सरकार ये कुछ करने वाली नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के नाम से ही इस सरकार को एक तरह से परेशानी हो जाती है। तो हम ये समझते हैं कि उनको यह कहना चाहिए, अपने मैनिफेस्टो में करना चाहिए कि अगर उनकी सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में या उनकी सरकार केंद्र में बनती है या उनके सपोर्ट से सेकुलर सरकार बनती है तो हम इस डिमांड को पूरा कराएंगे, तो ज्यादा बेहतर होता कि मोदी जी से मांग किया जाए। जाहिर सी बात है कि जो लोग अब डिमांड कर रहे हैं इनकी सरकारें तो शकील साहब रही हैं माजी में, लेकिन इन लोगों ने उस वक्त कुछ नहीं किया जब इनके हाथ में बहुत कुछ था। मेरे साथ इस बीच नईम अब्बास साहब जो कि बीएसपी के लीडर हैं वो भी जुड़ चुके हैं। नईम अब्बास साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं। जो डिमांड आपके लीडर ने यानी मायावती साहिबा ने की है उसे क्या समझा जाए, मोहब्बत मुसलमानों से या महज मसलहत?
नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी बहन जी कई बार डिमांड कर चुकी हैं इस तरह की, ऐसा नहीं है। लेकिन अब आप देखिए, जो मोदी जी ने सवर्णों को 10% आरक्षण दिया है, उसमें यह होना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या है, संख्या के आधार पर अगर उसको ये आरक्षण मिले तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आप ये देखिए कि आबादी के हिसाब से अगर मुसलमानों के जगह, क्योंकि इसमें मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना है, उस हिसाब से भी अगर आप देखें तो वो उतनी उनको आरक्षण नहीं मिलने वाला है। इसीलिए बहन जी ने कहा कि अगर अलग से, अगर आप कानून में संशोधन कर ही रहे हैं तो आप अलग से मुसलमानों के लिए क्यों नहीं कर रहे, तो वो जरूरी भी है। और जो आप अभी बैठे थे शकील साहब, जो उन्होंने कहा उसकी पैरवी, ये ठीक है कि हाँ, अगर हम लोग सत्ता में आएंगे, ये बात तो हम कह रहे हैं, हम सत्ता में आएंगे तो जरूर हम इस बार मुसलमानों के लिए ये आरक्षण का काम जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी मौजूदा सत्ता में मोदी जी हैं तो मोदी जी से ही कहा जाएगा अभी तो, क्योंकि उन्होंने सवर्णों के लिए किया तो मुसलमानों के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि उनका एक वादा रहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो वादे पे कहीं खरे नहीं उतरे हैं। आपने देखा होगा किसी भी तरीके की चीजें हुई हैं, अगर अभी अगर मौजूदा हालात में भी अगर देखें तो अगर मैं उनके एनकाउंटर पे भी अगर सवाल उठाऊं, जो गलत इनकाउंटर हुए हैं, जैसे कि ब्राह्मणों का हुआ, बनियों का हुआ या राजपूत का हो गया, किसी का हो गया, तो उनको तो 55 लाख रुपए का भी उनको मुआवजा मिला और नौकरी भी मिली। अगर इसी तरीके से कोई मोमडन मरा या दलित कोई मरा तो आपने देखा होगा कि उसमें भी उन्होंने भेदभाव कर दिया, और भेदभाव भी इतनी निचली स्तर से किया है कि अगर कोई दलित मरा है तो उसको 2 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया और मुसलमान को तो फ्री में निपटा दिया। नहीं, लेकिन जो मांग मायावती ने की है, मायावती जी की मांग सही हो सकती है, लेकिन उनकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ टाइमिंग तो ये भी बहुत गलत है। अपर कास्ट के लिए रिजर्वेशन का ऐलान किया, जो उसमें माशी तौर पर इकोनॉमिकली वीक है उनके लिए ऐलान किया, और दूसरी तरफ चुनाव सर पर हैं, टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, टाइमिंग की तो मोदी जी के भी सवाल उठना चाहिए। नहीं तो उस पर तो सवाल उठे, उस पर भी तो काम किया है ना, उस पर तो सवाल उठे। तो बस ऐसा ही आप मुझे बताइए, सवाल तो उठने चाहिए और उठे भी हैं, लेकिन अगर ये बात हमारी डिमांड अगर है तो इसको भी आज मोदी जी को पूरा करके दिखाना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? इस बीच मेरे साथ राकेश त्रिपाठी साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजीज खान साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, वो भी जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों को मैं बहुत इस्तकबाल कर रहा हूं। डॉक्टर अजीज खान साहब, क्या वाकई में मायावती जी ने, क्योंकि अब आप लोग की इत्तेहादी पार्टी हो गई है, मायावती जी ने डिमांड की है कि 10% पिछड़े, माशी तौर पर जो इकोनॉमिकली जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको भी 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन जो टाइमिंग है उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर यह डिमांड पहले क्यों नहीं की गई? देखिए अबू भाई, बहुत ही अच्छा और बहुत जायज सवाल है आपको, और सवाल उठना भी चाहिए और उठ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो वो उसका जवाब भी है। एक बात आप जान लें कि देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये है हमारा कि जिस तरीके से सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया और इकोनॉमिकली, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हालांकि बीजेपी 3 राज्यों में इसको हार मिली और 4.5 साल के बाद इसको सवर्णों का, सामान्य जातियों को याद आया, इसमें कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी ने पूरा साथ दिया और उसका हम स्वागत करते हैं। हमने उसको पूरी तरह से दिल खोल करके उसका स्वागत किया। लेकिन एक दूसरा सवाल यह भी है कि कांग्रेस और बीजेपी ने इस मुल्क में सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं राज किया है। इस मुल्क के आजाद होने के बाद 1950 में ही पिछड़ों को आरक्षण मिल जाना चाहिए, लेकिन हकीकत क्या हुआ कि उसका जो मसौदा तैयार हुआ वो 91 और 92 में मसौदा तैयार हुआ, आधा अधूरा 95 में उसे लागू किया गया। सच यह है कि समाजवादी पार्टी का हमेशा मानना यह था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, समाज में गिनती करा लिया जाए, जो शख्स दबा कुचला है या जो शख्स जिस रेशियो में है उस रेशियो में उसको आरक्षण मिल जाना चाहिए। यह समाजवादी पार्टी इसके हक में रही है। दूसरी बात मैं आपको सर कहना चाहूंगा कि जब 27% उसको आरक्षण पिछले समाज को मिला, आज जो 54% है, तो पहली मांग तो मेरी यह है आदरणीय मोदी जी से कि एक बिल सामान्य जातियों के लिए आप लाए तो पिछड़ों के लिए बिल कब आप लेकर के आएंगे, क्योंकि 54% कहीं ना कहीं उनको मिलना चाहिए और तमाम ऐसी पिछड़े समाज हैं जो पिछली पंक्ति में खड़े हैं, उनको अगली पंक्ति में आप कब लाएंगे। दूसरी बात जो आप अहम बातें पूछ रहे हैं मुसलमानों के आरक्षण के बारे में, हकीकत यह है कि जब यह मुल्क आजाद हुआ था उसके पहले, यानी मुल्क आजाद नहीं हुआ उसके पहले, कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मुसलमान 35% नौकरियों में था। एक लंबे वक्त से कांग्रेस और बीजेपी दोनों शासन सत्ता में रहे, लेकिन मुसलमानों को इन्होंने नहीं सोचा, हमेशा मुसलमान डिक्लाइन में चला गया। आज 1.5 से 2% मुसलमान ही सरकारी इसके लिए तो तमाम पार्टियां जिम्मेदार है। इसके लिए सिर्फ बीजेपी कांग्रेस का ही नाम मत लीजिए, फिर उसमें आप समाजवादी पार्टी को भी गर्दानिए, उसमें बीएसपी को भी जोड़ लीजिए,
जो पार्टियां सरकार में रही हैं, सबने ठगा है मुसलमानों को। राकेश त्रिपाठी जी, बड़ा अच्छा मौका है। मायावती जी ने जो डिमांड की है 10%। ठीक है, कंप्लीट जल्दी से कंप्लीट कीजिए जी। भाई मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। ठीक है जी, कंप्लीट कर लेने दीजिए। और सच यह है कि रंगनाथ मिश्र और सच्चर कमेटी का जो रिकमेंडेशन था उसमें यह रहा कि मुसलमान दलितों से भी बदतर कंडीशन में है। आदरणीय मोदी जी ने कहा 14 के पहले कि मैं इस सिफारिश को लागू करूंगा और सबका साथ सबका विकास इस फार्मूले को लागू करूंगा और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करूंगा। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि इन्होंने न मुसलमानों के लिए कुछ किया, न दलितों के लिए कुछ किया और न पिछड़ों के लिए कुछ किया। इनका जो ये नारा था बिल्कुल कोरा कागज की तरह रह गया। मैं राकेश त्रिपाठी के पास जाता हूं जी। राकेश त्रिपाठी साहब, बड़ा अच्छा मौका है आप लोगों के पास, बीजेपी के पास, कि सबका साथ सबका विकास नारा, क्योंकि अपर कास्ट के लिए आपने रिजर्वेशन का ऐलान किया। अब मायावती जी ने जो मांग की है कि मुसलमानों में जो पिछड़ा वर्ग है माशी तौर पर इकोनॉमिकली, उसके रिजर्वेशन की मांग की है। अगर मुसलमानों के रिजर्वेशन इस पर यह डिमांड भी मान ली जाए तो मेरे ख्याल से सबका साथ सबका विकास का नारा एक तरह से मुकम्मल हो जाएगा। देखिए, मैं मानता हूं कि मायावती जी जिनके पद चिन्हों पर चलने का दावा करती हैं, बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर, उनके बनाए हुए संविधान को उन्होंने विधिवत रूप से पढ़ा ही नहीं। अगर पढ़ा होता तो ऐसी वाहियात बात करती नहीं। संविधान सभा में आरक्षण पर जब चर्चा हुई है तो लंबी बहस हुई है और उस लंबी बहस में यह मसला भी आया था कि क्या मजहबी तौर पर भी कुछ लोगों को आरक्षण दिया जा सकता है, और संविधान सभा ने इसको एक मत से खारिज किया था कि नहीं, मजहब के आधार पर वैसे ही देश का विभाजन हुआ है। अगर मजहब के आधार पर किसी भी प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया जाएगा तो वह विभाजनकारी खतरे उत्पन्न करेगा। इस बात को लग रहा है मायावती जी ने या तो पढ़ा नहीं या देखा नहीं या जानबूझ करके आज वोट बैंक के तुष्टीकरण में इस बात को इग्नोर कर रही है। बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर की आत्मा को भी आज कष्ट पहुंचाने का काम कर रही है। मजहबी आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है, इस बात को कान खोल करके सुन लेना चाहिए। जो पिछड़े मुसलमान हैं वो पहले से ही आरक्षण की व्यवस्था में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में आपने क्या किया है? महाराष्ट्र में राकेश त्रिपाठी जी, महाराष्ट्र में आपने क्या किया? आर्थिक आधार पर ये करें तो रामलीला। राकेश त्रिपाठी जी, आप संविधान मराठा को आपने रिजर्वेशन दिया है महाराष्ट्र में। आप संविधान की बात कर रहे हो, संविधान ने तो डेड एंड कैप लगा दिया था, उसके बाद भी आपने सवर्णों को आरक्षण देने की बात कही है। अरे नहीं लगाया भाई, आपको जानकारी नहीं है। नहीं अब्बास जी, आपको जानकारी नहीं है। एक तो आप अभी गलत आरोप लगा रहे थे बैठ करके कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार मुआवजे में भेदभाव करती है। मैं चुनौती देकर के कह रहा हूं आपके नेटवर्क पर, बिल्कुल करती है। अभी आपने लखनऊ एनकाउंटर में आपने क्या किया? लखनऊ एनकाउंटर में क्या किया आपने? मुआवजे में को लेकर किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया। आप करते हैं, दूसरी बात आप भेदभाव करते हैं, नहीं करते? अभी भी आप लगा लो बुलंदशहर की घटना जो है, बुलंदशहर में क्या किया आपको? जिन्होंने इंस्पेक्टर को गोली मारी, नहीं अब्बास आप सुन लीजिए, नहीं अब्बास सुनिए। शकील साहब मैं आता हूं, डॉक्टर अजीज आपके पास भी आता हूं। संविधान से कोई कैपिंग नहीं है, संविधान से कोई कैपिंग नहीं है, संविधान से कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के द्वारा स्पष्ट किया था कि कोई भी रिजर्वेशन की सीमा वो 50% से ज्यादा नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने की क्षमता भारत की संसद में होती है और भारत की संसद ने अपनी उस अधिकार का प्रयोग करते हुए। ठीक है, शकील अंसारी साहब जल्दी से जवाब दीजिए। डॉक्टर अजीज साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, राकेश साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनके पास मुझे जाना है। आपको जानकारी नहीं है? ठीक है, त्रिपाठी जी बात पूरी हो गई। शकील अंसारी की जल्दी से जवाब दे दीजिए। ये जो रिजर्वेशन की बात, संवैधानिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये गलत बता रहे हैं। संवैधानिक व्यवस्था ये है, रिजर्वेशन का मापदंड सही है, धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है, लेकिन माशी भी नहीं हो सकता है। इकोनॉमिक फैक्टर पर सुप्रीम कोर्ट ने और संविधान में दोनों तरफ है। तो आपने सवर्णों के लिए ये जो बिल लाया है, आप भी धोखा दे रहे हैं। ये अभी सुप्रीम कोर्ट में टेस्ट जब होगा तो ये बिल आगे नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो आप जब एक तरह से सवर्णों के लिए जब ला रहे हैं बिल, तो अगर कोई कहता है माइनॉरिटीज के लिए भी लाया जाए तो आपको इतना बुरा क्यों लगता है? और संविधान के दुहाई देने लगते हैं, बाबा साहब अंबेडकर की दुहाई दे सकते हैं। आपको तो अंबेडकर के नाम भी लेते हैं और कभी ओबीसी के लीडर भी हमारे प्रधानमंत्री बन जाते हैं, कभी दलितों के फलाह की बात करते हैं,
कभी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन जब देने की पिछड़े समाज को, दलित समाज को और मुस्लिम समाज को होती है तो पूरा भेदभाव। शकील साहब बात पूरी हो गई। राकेश त्रिपाठी जनता ने, इसलिए हम समझते हैं। शकील साहब के ठीक है जी, जल्दी से बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी जी। देखिए शकील साहब, देखिए नहीं, शकील साहब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ धार्मिक आधार पर, मजहबी आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है, और फिर तुलना कर रहे हैं कि उसको आर्थिक आधार पर कैसे दे दिया। अरे भाई, आर्थिक आधार पर देने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आप संविधान के पढ़िए। संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि राज्य ऐसी विधियां बनाए जिससे आर्थिक तौर पर जो निर्बल लोग हैं उनको आगे लाए जाने के लिए संभावनाएं बने, और उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आधार पर यह व्यवस्था बनाई गई है। मजहबी आरक्षण किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। आप गलत बता रहे हैं, कहीं नहीं है संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए आरक्षण जो संसद की ताकत है। आप गलत बता रहे हैं, किया है आप गलत बता रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। उस आरक्षण में मुस्लिम भी शामिल है। नहीं, आप गलत बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने आर्थिक स्थिति को रिजेक्ट कर दिया था कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, सामाजिक स्तर पर रिजर्वेशन हो सकता है। आप झूठ बोल रहे हैं। आप तो नेशनल टीवी में इस तरह के बात कैसे कर रहे हैं? आपने पढ़ा नहीं है, संविधान नहीं पढ़ा है, आपने रिजर्वेशन की पॉलिसी नहीं पढ़ा है, आपने इंदिरा साहनी केस की रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, बनाया है, आपने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, आपने विधानसभा नहीं बना सकती है, विधानसभा बिना संविधान कमीशन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। ठीक है राकेश त्रिपाठी, मैं फिर आता हूं आप लोगों के पास। शकील अंसारी साहब, राकेश त्रिपाठी जी, मैं फिर आता हूं। राकेश कपूर जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, और सुभाष जी के पास भी मुझे जाना है। राकेश कपूर जी, देखिए मुसलमानों की जब बारी आती तो इस तरह के हंगामे होते हैं डिबेट में अक्सर। मेरा सीधे सीधे सवाल आपसे यही है कि मसनद पे है जिनकी नजर, क्या हम गरीबों से लॉ लगाएंगे? राकेश कपूर जी। हाँ, अबू मियां, सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि करता है बस के बाग में तू बेहिजाबियां, और आने लगी है नखते गुल से हया मुझे। क्या बात। ये जो मायावती ने जो ये करवट ली है, ये जो सर्कस का खेल किया है, तो बहन मायावती जानती हैं कि अकेले दम पे उनकी ताकत कुछ नहीं है जब तक कि मुसलमान उनके साथ ना आ जाएं। वो एक सीट नहीं जीत सकती यूपी के अंदर। लेकिन मुसलमानों को इस तरीके से बरगलाने का जो काम ये एसपी और बीएसपी दोनों मिलकर के करते हैं, इससे ये जाहिर होता है कि ये पर्दे के पीछे से इनका इत्तेहाद किन ताकतों से है वो यूपी की जनता अब शायद जान चुकी है। और ये मरकजी सरकार बनने वाली है, म्युनिसिपैलिटी नहीं बनने वाली है जो चकचक हो रही है। तो संविधान को सभी लोग पढ़ें। और बीजेपी के तर्जुमान साहब जो बैठे हुए कह रहे थे कि संविधान सभा में ये हुआ, संविधान सभा में ये नहीं हुआ। संविधान सभा में दलितों के आरक्षण का विरोध डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। संविधान सभा में ये बात भी उठी थी कि माशी हालात पर किसी को भी आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। और दूसरे, जहां तक बात है कि जिस तरीके से आज हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को घुमाने की कोशिश की जा रही है, उससे साफ जाहिर है कि हिंदुस्तान के मुसलमान को आप एक तरफ ये कहते हैं, एक तरफ ये नैरेटिव दिया जाता है कि मुसलमानों में जातियां नहीं हैं, लेकिन आपने जो 10% माशी तौर पे अभी जो आरक्षण दिया है, जो पसमानदा लोग हैं माशी तौर पे ऊंची जातियों में, तो उनमें आप में मुसलमान भी शामिल हैं। आपने मान लिया कि मुसलमानों में भी जाति होती है, वरना मुसलमानों को वहां आरक्षण किस तरीके से मिलेगा 10% में? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि दिस 10% रिजर्वेशन बिल ऑफ द गवर्नमेंट cannot stand the scrutiny of judiciary। कहां से बात कर रहे हैं आप? ये करेक्ट कहां से? आप जरा चुप रहे, बात सुने। कर लीजिए अपने आप को, आप करेक्ट अपने आप। अरे भाई, आपको जानकारी नहीं है, आपको इस बात की अरे भाई हमें जानकारी नहीं है, सारी जानकारी आपको ही है। 27% कतई जानकारी नहीं है। मंडल कमीशन में सारी रोशनी आपको पता ही नहीं है। आप तो नहीं जानते हैं। ठीक है, कैसे बात कर रहे हैं? सुन लीजिए राकेश कपूर जी को सुन लीजिए। मैं फिर आता हूं शकील अंसारी साहब। शकील साहब शुरू कर रहे हैं। भाई जरा इन्हें चुप करें। शकील साहब मैं आ रहा हूं, जो एतराज है आप रखिएगा, मैं आता हूं जी। राकेश जी बात पूरी कर लिए जी।
नहीं, मैं सिर्फ इतनी सी अर्ज कर रहा हूं, मेरी इल्तिजा ये है कि ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो ये सियासत चल रही है मुसलमान और हिंदू की, सब जानते हैं इसको। हिंदू उत्तर प्रदेश का बच्चा जानता है, मैं यूपी का ही रहने वाला हूं, वहां पता है अगर यूपी के अंदर फिरका वाराना हालात ना बनाए जाएं तो किसी भी तौर पर ना एसपी जीत सकती है ना बीएसपी जीत सकती है। इन दोनों पार्टियों को जीतने के लिए और बीजेपी की मदद करने के लिए इनको उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बनाना पड़ता है। बस ठीक है, मैं जरा इसका कानूनी पहलू भी समझना चाहता हूं। जो पार्टी उठती है वो रिजर्वेशन की बात करती है। सुभाष गुप्ता जी, आखिर आजकल रिजर्वेशन की एक तरह से झड़ी लगी हुई है। मराठा रिजर्वेशन उधर हुआ, फिर इधर अपर कास्ट का रिजर्वेशन, और अब मायावती जी ने पिछड़े मुस्लिम समाज के लिए रिजर्वेशन की मांग एक तरह से कर दी है। कैसे मुमकिन है? कानूनी पहलू क्या कुछ कहता है? रिजर्वेशन की मांग कोई नई मांग नहीं है। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो संविधान के इतिहास में 1919 से लेकर और आज 2019 तक धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की मांग होती रही है। और इसके ऊपर अभी बहुत सारे साहिबान ने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी, जस्टिस सच्चर कमेटी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो रुख रखा जी। तीनों, यानी कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट जो कि 2007 के अंदर 2005 में कॉन्स्टिट्यूट हुई, और रंगनाथ मिश्रा कमेटी जिसकी रिपोर्ट 2007 में आई, इन सब ने इसके ऊपर देखा। मैं अगर आपके साहिबान चाहें तो उसमें से कुछ अंश पढ़ सकता हूं और बता सकता हूं कि रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने क्या कहा और सच्चर कमेटी ने क्या कहा। लेकिन उससे पहले जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर स्पेशल एडवाइजरी कमेटी जिसके अंदर 50 नुमाइंदे थे और उन नुमाइंदों के अंदर आला मुस्लिम तबके के लोग भी थे, उन सब ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण रखना इस देश के साथ खिलवाड़ होगा। और ये जो बार बार मुद्दा उठता है कि धर्म के आधार के ऊपर आरक्षण किया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ आज नहीं, हर इलेक्शन को आप उठाकर देख लें, चाहे वो इलेक्शन पार्लियामेंट का हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर्स का हो, उस वक्त ये मुद्दा उठता है, क्योंकि इससे पॉलिटिकल सुर्खियां तो बटोरी ही जाती हैं और इससे दूसरे आला बिल्कुल के ऊपर से ध्यान हट जाता है। अब रही बात ये कि रिजर्वेशन, कुछ साहिबान कह रहे थे कि मुस्लिम्स के अंदर, हम कहते हैं मुसलमानों में और क्रिश्चियंस में जातियां नहीं होती हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान के हिंदुओं की जातियां देखी जाएं जिसके अंदर के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, मुसलमानों के अंदर भी वो जातियां ली गई हैं और उनका आरक्षण उनको मिल रहा है। और दूसरा देखें, जो 10% का अभी आया है, जो हालांकि ऑर्डिनेंस उस पर आ गया, लेकिन लॉ बनने के लिए उसके अंदर अभी और कई स्टेप्स बाकी हैं, और उन सब स्टेप्स के बाद बिल्कुल जाहिर सी बात है कि चुनाव के टाइम पर सारे मुद्दों को भुलाने के लिए रिजर्वेशन एक बेहतरीन हथकंडा होता है, जिसे तमाम पार्टियां माजी में और पास्ट में अपनाती रही हैं, और 2019 से पहले फिर एक बार वही तस्वीर हमारे सामने। छोटा सा ब्रेक लेंगे, तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, इसी इश्यू पर लौट कर आते हैं। छोटा सा ब्रेक। तो इंतखाबात करीब आते ही एक बार फिर रिजर्वेशन का जिन बोतल के बाहर आ गया, और इस पर तमाम पार्टियां एक तरह से सियासत कर रही हैं, तमाम जमातों के अपने वादे और नारे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इंतखाबात से पहले एक बार फिर रिजर्वेशन की बात हो रही है, पिछड़ा, माशी तौर पर पिछड़ा जो मुसलमान है उसके रिजर्वेशन की बात की जा रही है। लेकिन इंतखाबात से पहले सवाल यही है कि सिर्फ वादे किए जाएंगे या ये वादे पूरे भी होंगे। इसी पर हम बात कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नईम अब्बास साहब, आपसे हम शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी सुप्रीमो मायावती जी ने ये एक तरह से डिमांड की है, मांग की है। बड़ा सवाल ये उठता है कि इंतखाबात के वक्त, जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले सुभाष गुप्ता जी ने भी वही बात कही, राकेश कपूर जी ने भी वही बात कही कि वादे तो किए जाते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं होते हैं। नईम अब्बास साहब, देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं अबू भाई,
वादे सबसे पहले किसने किए? अगर 2014 में आप वादों की मैं गिनती गिनवाऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। नहीं तो फिर उससे पहले भी चले जाइए। नहीं अब्बास साहब, फिर उससे पहले भी चले जाइए। हमारे सरकार में आप लोग भी रहे। पार्टी ने कभी मैनिफेस्टो नहीं किया, लेकिन काम किया है। आपने देखा होगा, अगर मैं आपको सिर्फ नोएडा के कार्यकाल अगर दिखा दूं जो नोएडा में काम किए हैं, तो आज तक जो बैठे मुसलमानों की बात हो रही है। नहीं अब्बास साहब, मुसलमानों के लिए क्या किया गया है? मैं कह रहा हूं मुसलमान, देखिए उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी, पार्क आपने बनवा दिए, बड़े बड़े पार्क आपने बनवाए, उसमें तस्वीरें लगवा दी, उसमें घोड़े हाथी लगवा दी, उससे मुसलमानों का भला मेरे हिसाब से नहीं हुआ। मैं क्या कह रहा हूं, अरबी फारसी यूनिवर्सिटी लखनऊ अगर किसी ने सबसे पहले देने का काम किया मुसलमानों को, तो माननीय बहन जी ने दिया है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए काम नहीं किया। 572 स्कूलों की स्थापना अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने कराई है तो माननीय बहन जी ने कराई है। एजुकेशन पे जो काम करने का काम माननीय बहन जी ने किया, वो आप बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे पूछे कि उन्होंने कितने स्कूल उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बनवाए। जो वादे उन्होंने किए थे, अगर वो वादे अपने गिनवा दें, मुझे टिक करवा दें, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ वाकई में इन्होंने विकास का काम किया। इन्होंने हाँ एक काम तो बहुत ज्यादा किया है। विकास पे अगर गिनती होती है तो अंबानी, अडानी और जयशाह, अमित शाह, इन सबका तो विकास बहुत तरक्की हुआ है, और जितने बिजनेसमैन हैं उनकी तो बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। लेकिन अगर देश का किसान स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात इन्होंने कही थी तो वो आज तक लागू नहीं करी गई है। अगर किसान की आय का 1.5 गुना देने की बात कही थी तो वो आज तक नहीं हुआ है। किसानों पे गोलियां चलवाने का काम अगर किसी ने किया तो बीजेपी सरकार ने किया। किसानों ने अगर अपना हक मांगा तो मुसलमानों से भटक रहे हैं। नईम साहब, आप मुसलमानों से भटक रहे हैं। राकेश त्रिपाठी आपका जवाब दे रहे हैं। जी राकेश जी, मैं मुसलमानों की ही बता रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं एजुकेशन देने में कहीं भी माननीय बहन जी ने कोई किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया, लेकिन यहाँ पर भेदभाव हो रहा है। नहीं बोलेंगे। ठीक है नईम साहब, बात पूरी हो गई। जी राकेश त्रिपाठी, रिजर्वेशन है, अदर बातों में उलझा रहे हैं। देखिए, बहुत अबू भाई बहुत गुजारिश कर रहा हूं कि न्यूज 18 उर्दू को देश में नहीं बल्कि विदेशों तक दिखा जाता है। ये भ्रम बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। जो बात गुप्ता जी ने भी स्पष्ट की है संविधान विशेषज्ञ के नाते, कि भारत में मुसलमानों को 27% अदर बैकवर्ड कोटा के तहत जो पिछड़ी जातियां मुसलमानों में है, पसमानदा जातियां हैं, उनको रिजर्वेशन मिलता है। पहली बात ये बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात, 10% का जो रिजर्वेशन आपने दिया है, क्या बीजेपी शामिल होंगे, इस बात को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नहीं, जिस 27% की आप बात कर रहे हैं कि मिलता है, क्या ये बीजेपी ने दिया ये रिजर्वेशन? नहीं, दो बातें मैं स्पष्ट कर दूं। भारत के संविधान में जो भी संसद से पारित होता है वो सभी सांसदों के वोट से पारित होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मोस्ट बैकवर्ड जो है या बैकवर्ड जातियां हैं, उनके आरक्षण की पक्षधर रही है, उससे अपने आप को अलग नहीं करती है। मैं इतनी बात कह रहा हूं कि आज जो मजहबी आधार पर आरक्षण का शिगुफा मायावती जी ने छेड़ा है, यह छेड़ने से पहले उनको बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर को एक बार पढ़ना चाहिए, उनको एक बार देखना चाहिए उस संविधान की पुस्तक को, जिस संविधान की रचना के लिए ही बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर को सर्वाधिक पूजा जाता है, सर्वाधिक उनको जो है मान्यता मिलती है। तो उस संविधान की पुस्तक को पढ़ ले, उस संविधान सभा की बहस को देख ले कि मजहबी आधार पर, धार्मिक आधार पर आरक्षण देश के लिए कितना बड़ा खतरा है, और ऐसे खतरे के साथ अगर वो खेलने का काम कर रही है तो वो मुसलमानों के पक्ष में है या उनके विरोध में है। मुसलमानों को आरक्षण जो पिछड़े हैं, आर्थिक तौर पर कमजोर है, उनको हम देने वाले हैं। जल्दी से अपना रिएक्शन ये ठीक नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम दो बातों को रखना चाहते हैं। एक कपूर साहब ने जो कहा कि मुसलमानों को जात में बांटने की कोशिश है, उनकी जानकारी कम है। मुसलमान यहाँ सोसाइटी का असर है कि मुस्लिम जो समाज है वो बटा हुआ है। दलित भी मुस्लिम सोसाइटी में है, अपर कास्ट के लोग भी मुस्लिम सोसाइटी में हैं, और ओबीसी कम्युनिटी में भी हैं। ओबीसी कम्युनिटी को मंडल कमीशन के अंतर्गत रिजर्वेशन मिल रहा है। इसकी शुरुआत सबसे पहले बिहार के रिजर्वेशन में हुई थी। उसके बाद एक सवाल है मायावती जी से सबसे बड़ी, कि वो जो आला मुसलमानों के रिजर्वेशन की आज जो बात कर रहे हैं, उसको याद करना चाहिए कि संघ प्रमुख बराबर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट और संविधान के विपरीत वो बोलते रहते हैं कि रिजर्वेशन का फॉर्मूला इकोनॉमिक होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया, और संविधान में भी सामाजिक स्तर पर जो पिछड़ा है उसको रिजर्वेशन की बात की गई है। इसलिए दलित और रिजर्वेशन और ओबीसी रिजर्वेशन के ये विरोध में है।
ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी शुरुआत है। अब मायावती जी से हम पूछना चाहते हैं कि दलित मुसलमान मांग रहे हैं एक 143 में अमेंडमेंट करके रिजर्वेशन देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, काफी दिन से 7 साल से वहां पेंडिंग है। बीजेपी की सरकार ने एंटी एफिडेविट अभी कर दिया है। और सवाल यह है कि जब दलित मुसलमान के बारे में क्यों नहीं मायावती जी भी कुछ बोल रही हैं कि दलित मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जो बहुत दिनों से है। और जो ये समाज है, जो कास्ट सिस्टम है, वो कार्य के आधार पर, काम के आधार पर ये कास्ट सिस्टम बना हुआ है। वो सारे काम मुसलमान भी करते हैं जो हिंदू सोसाइटी में करते हैं, और उसके आधार पर ये कैटेगराइजेशन है। तो एक सवाल तो यह है कि दलित 143 में अमेंडमेंट पर मायावती जी को बोलना चाहिए कि वो उसमें अपना क्या राय रखती हैं। और दूसरी बात यह है कि ये रिजर्वेशन आप मोदी जी से मांग मत कीजिए। मोदी जी मुसलमानों के लिए कुछ करना, 5 साल बीत चुके, मांग करने का क्या सवाल है। अब आप तो उनको कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, वो कहां मुसलमानों के लिए देंगे। आप क्या करना चाहते हैं ये खुलासा साफ साफ कीजिए, नारेबाजी से काम नहीं चलने वाला। मैं डॉक्टर अजीज साहब से इसका जवाब ले लेता हूं। राकेश कपूर जी, मैं आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं। आईना दिखा दूं मैं जी, शकील साहब को आईना दिखा दूं मैं। राकेश त्रिपाठी जी, मैं आता हूं आपके पास। को जानते हैं आप ना, राकेश त्रिपाठी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि डॉक्टर अजीज बहुत देर से वेट कर रहे हैं और कुछ जवाब भी देना चाह रहे हैं शकील साहब का। डॉक्टर अजीज साहब जल्दी से बात पूरी कर लें, मैं फिर आता हूं। राकेश त्रिपाठी जी आपके पास भी आता हूं जी। देखिए अबू भाई, बहुत जल्दी बात रखेंगे। देखिए बड़ी अहम बात है, अभी राकेश जी की बात में सुन रहा था, उन्होंने कहा साहब जो 10% आरक्षण दिया गया है वो आर्थिक तौर पे दिया गया है, और आर्थिक तौर पे देने के लिए उसमें संविधान में संशोधन की बात आई और उसमें बिल लाया गया। मैं जानना यह चाह रहा हूं कि सबका साथ सबका विकास, अगर मुसलमान जो है दलित समाज से भी बदतर स्थिति में है, तो आखिर उसी संविधान में संशोधन करके आर्थिक तौर पे ही सही, आखिर मुसलमानों को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता है। नंबर 1 की बात, हम धार्मिक तौर पर नहीं कह रहे, आर्थिक तौर पर। हकीकत तो यह है कि वही वाली बात है कि यह दिखावे की सभी हमदर्दियां रह जाएंगी, और पोछिए मत मेरे आंसू, उंगलियां जल जाएंगी। हकीकत यह है, यह दिखावे की हमदर्दी है। सबका साथ सबका विकास दिखावे का है। अगर एक्चुअल में करना चाहते हो तो एक सिस्टम के लिए अगर आप अमेंडमेंट कर सकते हो तो दूसरे के लिए अमेंडमेंट क्यों नहीं कर सकते हैं। हकीकत यह है, करना कुछ नहीं चाह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ त्रिपाठी जी इसका जवाब दे रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं जी। तुष्टीकरण की राजनीति है, ये अपने हिसाब से अबू भाई अपने हिसाब से सिस्टम को सेट करते हैं। जो इनको सूट करता है वो करते हैं, नहीं सूट करता है नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं आपका जवाब दे रहे हैं ना भाई, जवाब आपका दे रहे हैं जी। इस जानकारी के साथ नहीं, ये जानकारी साथ में जोड़ ले। ये 10% का आरक्षण जो है, यह आरक्षण केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। ये 10% का आरक्षण जो आर्थिक तौर पर निर्बल है, जिनकी आय 8 लाख से कम है, जो अनारक्षित वर्ग के हैं, जिनको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है, उन सबके लिए है। और उसमें मुसलमान भी शामिल होते हैं, ईसाई भी शामिल होते हैं। फायदा मुसलमानों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 85% लोग इस दर्जे में आ रहे हैं। 8 लाख का जो इनकम है, 5 एकड़ जमीन का मामला है, 1000 स्क्वायर फीट जमीन, 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट शहर में है, इसमें कितने लोग शामिल हो रहे हैं? 85 से 90% लोग शामिल हो रहे हैं। इसमें मुसलमान जहां था वहीं रह जाएगा। सवर्ण समाज भी, उसको भी कोई लाभ होने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोरे कागज की तरह है। ये सिर्फ दिखावे के लिए आपने लोकसभा समर्थन किया है, अब फायदा नहीं होगा, आप विरोध कर रहे नहीं है। अगर आप देना ही चाहते हो, अलग से आरक्षण दें, अलग से आप जो दबा कुचला समाज है, आप आरक्षण क्यों नहीं देते हैं? डिबेट में आकर के विरोध करते हैं, ये कौन सी रीति है भाई? हमने विरोध नहीं किया। मैं राकेश कपूर जी के पास जाऊंगा, राकेश कपूर जी के पास जाऊंगा। बात है, अगर आपको अजीज खान जी, डॉक्टर अजीज खान, आज आखिरी अजीज खान, मेरे हिसाब से आपकी बात पूरी हो गई, जो कहना चाह रहे थे आपकी बात पूरी हो गई। राकेश कपूर जी, राकेश कपूर जी, अबू मियां, राकेश कपूर जी जी, राकेश कपूर जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं राकेश कपूर जी कि देखिए, मुसलमानों की जहां पर बात होती है, मुसलमानों को अगर कुछ मिलने वाला है सियासत से या इन सियासी पार्टियों से, तो अड़चनें देखिए कितनी ज्यादा हैं। यहां कोई सही से समझा नहीं पा रहा है कि भाई कितनी ज्यादा अड़चनें हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसमें मुसलमानों का मसला है। जी
जी, दिक्कत यही है क्योंकि यहाँ सिर्फ सियासत हो रही है। ये बीजेपी, बीएसपी और एसपी ये सब मिलके सियासत ही कर रहे हैं। लेकिन मैं शकील भाई की बात में एक बात आगे जोड़ता हूँ, जो ओबीसीज में मुसलमानों को जो आरक्षण मिला है वो जात के बिना पे नहीं मिला है, वो मिला है उनके पेशे के बिना पे, पेशे के बिना पे। अब चूंकि ये 10% आरक्षण में ये है, एक उसका मुतालबा इस बात से है कि जिन लोगों जो ऊंची जातियां हैं और जिनको आरक्षण नहीं मिला है उसमें मुसलमान भी आएंगे, तो इसका मतलब आपने मान लिया मुसलमानों में जातियां हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी हुई है कि मुसलमानों में दलित भी होते हैं, वो आप मनसूख कीजिए। इसका सीधा मतलब यह निकलता है। और लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में चूंकि धर्म के आधार पर, मजहब के बिना पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इसलिए यह बात वहां पर खारिज हो जाती है। लेकिन 10% आरक्षण में आपने मुसलमानों को भी शामिल करके ये साबित कर दिया कि मुसलमानों में भी जाति होती है। माय पॉइंट इज दैट द होल रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ मोदी गवर्नमेंट इज अगेंस्ट द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। अरे भाई, ये जो मायावती जी जो ड्रामे कर रही हैं, या समाजवादी पार्टी के तर्जुमान यहां बैठे हुए जो ड्रामे कर रहे हैं, या बीजेपी के तर्जुमान जो ड्रामा कर रहे हैं, उनका मतलब सिर्फ यह है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर उत्तर प्रदेश में तनाजा पैदा कर दो, और इस तरीके से कर दो कि हिंदू एक तरफ हो जाएं और मुसलमान डर करके एसपी और बीएसपी के साथ भाग जाए, जो कि पहले से होता रहा है। इसके बिना इन दोनों पार्टियों की हार जीत यूपी जैसी स्टेट में नैरेटिव सेट करना बंद करिए, हो सकती। मुसलमान कहीं कमाल है भाई, कमाल है। ये नैरेटिव सेट करना बंद करिए, मुसलमान हिंदू राज की बात करते हैं। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी या शकील अंसारी साहब, भाई मुसलमानों को तो सबने लगा है, उसमें मुसलमानों को सबने चला है। अरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के अंदर बीजेपी ही पूरा करप्ट फैलाना चाहती है, फिरका वाराना कम्युनल माहौल बीजेपी फैलाना चाहती है, दूसरे लोग नहीं फैलाना चाहते हैं। कपूर साहब कौन सा यही तो करते रहे अब तक। और दूसरी बात ने महसूस कर लिया है कि अगर वास्तविकता में विकासों का आप वही कर रहे हैं, टीवी पर आधार पर वही कर रहे हैं, आप बीजेपी को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। जो मुसलमान बीजेपी कम्युनलिज्म की सबसे बड़ी पहचान इस मुल्क में है, आप बात कर रहे हैं। क्या कारण है ऐसी बात? ठीक है भाई, बार बार ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, शकील अंसारी, शकील साहब, मैं फिर आता हूँ सुभाष गुप्ता जी के पास में जा रहा हूँ। सुभाष गुप्ता जी पूरा नहीं किए। शकील अंसारी जी, मैं फिर आता हूँ, आपको मौका दिया जाएगा, आपको और मौका दिया जाए अपनी बात रखने की। शकील अंसारी साहब, सुभाष गुप्ता जी, बजट हमने बढ़ाया है। त्रिपाठी जी मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा सुन लीजिए। सुभाष गुप्ता जी, हमारे यहां होता यह है कि रिजर्वेशन का चुनाव से पहले ऐलान कर दिया जाता है, मतलब सियासी पार्टियों का जो मकसद होता है वो पूरा हो जाता है, और बाद में रिजर्वेशन का मसला जाके सुप्रीम कोर्ट में लटक जाता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि ये हर वक्त जो है, जिस वक्त इलेक्शंस आते हैं उसी वक्त ये मुद्दा होता है। और धर्म के आधार पर मुस्लिम वर्ग को आरक्षण देने के अंदर पूरे देश में एक डिबेट जो है वो खड़ी होती है। वैसे तो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने कहा था कि अगर हम धर्म के आधार पर माइनॉरिटीज को देखें तो देश के अंदर 6 बड़ी माइनॉरिटीज हैं, जिनके अंदर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स और पारसीज हैं। अब सबसे अधिक जो भावुक माहौल बनता है वो सिर्फ एक मुस्लिम वर्ग को लेकर बनता है। अगर क्रिश्चियन को लेकर करें, अगर सिख को लेकर करें, और अगर बुद्धिस्ट को लेकर करें, जैन्स को लेकर करें, पारसी को लेकर करें, तो पूरे देश के अंदर ये लहर नहीं फैलती है, सिर्फ फैलती है एक समूचे एक छोटे से राज्य में या कुछ राज्यों में। इसलिए हमेशा ही इस मुस्लिम वर्ग के, मुस्लिम धर्म के ऊपर ही ज्यादा डिबेट होती है और ज्यादा पॉलिटिकल माहौल इसी से क्रिएट होता है। बिल्कुल, क्योंकि वोट का फायदा वहां से मिलने वाला होता है। राकेश त्रिपाठी जी, 5 सालों में बहुत अच्छा मौका मोदी सरकार के पास था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था कि वो सचर कमेटी या फिर रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसे लागू करती,
मुसलमान कितने कमजोर हैं, कितने परेशान हैं, वो सच्चाई निकलकर सामने आती कम से कम, और उस हिसाब से आप रिजर्वेशन अगर देना होता तो देते। नहीं, आप जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, मजहबी आधार पर रिजर्वेशन देश के लिए एक बहुत खतरा होगा। इस बात को देश के उन रहनुमाओं ने, जिन्होंने देश का संविधान बनाया है, उन्होंने इस बात का आकलन किया था। हमको कम से कम उनकी उस धारणा का सम्मान करना चाहिए। वहां पर फायदा नहीं है तो ये सारी मिसालें हैं आपके पास। होगा नहीं, देखिए, अगर आप हिमायती हैं सच्चे मायनों में, सही मायनों में मुसलमानों के, तो उनको विकास की तमाम योजनाओं में आप साथ भागीदार बनाइए, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज अल्पसंख्यक कल्याण की तमाम योजनाओं का बजट कहां किया है मेरे भाई, किस जगह किया है? जनता पार्टी की सरकार किस जगह किया मुसलमानों के लिए? चलो कितने कार्य करें आप मुझे गिनवाइए। आज 4.5 साल में वो कार्य गिनवाइए जो मुसलमानों के लिए किए। धंधे थे राकेश त्रिपाठी जी, आप गिनवाइए। आप 5 राज्यों में एक बंदे को टिकट देते हो और उसको भी हरवा देते हो। आप मुझे बताइए ना कि आपने क्या कार्य किए मुसलमानों के लिए? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके हमने रेगुलराइज करने का काम किया है। आज बिजली के मामले में, सड़क के मामले में, पानी के मामले में, अरे बिजली सड़क पे उनका अधिकार है, वो वाली बात का बिजली सड़क पे आ जाते हैं। अगर सड़क बनेगी तो उसमें चलेंगे ही ना लोग। कैसी बात कर रहे हैं? अरे मुझे बताइए ना, गिनवाइए मुसलमानों के लिए 4.5 साल में क्या किया आप मुझे बताइए ना। अरे आपने ये कहा था कि आप हज का सब्सिडी मिलती थी, आपने वो काट के कहा था कि मुसलमान बच्चों के लिए एजुकेशन में इस्तेमाल करेंगे। आपने किया? आप मुझे जवाब दीजिए ना। मैं शकील अंसारी साहब आपके पास आऊंगा। शकील अंसारी साहब, क्या वाकई में आज जिस तरह से कांग्रेस से उसका जो रिवायती वोट बैंक था, मुस्लिम वोट बैंक, वो एक तरह से हटा है, कहीं ना कहीं मुस्लिम भी नाराज हैं। अगर हिंदू सोसाइटी को अगर मिलता है रिजर्वेशन, तो वो रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं है, और अगर मुसलमान कह के दे दिया जाएगा तो धर्म के आधार पर है। अरे भैया, ये नया फार्मूला बता रहे हैं कि मुसलमान को रिजर्वेशन, हिंदू को रिजर्वेशन मिले, सही है। अरे यहाँ कार्य के बेस पर समाज के लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है, हुआ वो कैसे तो मिल रहा है? मुसलमानों को रिजर्वेशन भी उनके पिछड़ेपन आप कह रहे हैं क्या कि मुसलमानों में कुछ बुनियाद पर आप मिलना कह रहे हैं क्या चाहिए, कि और मुसलमानों में भी छुआछूत है? राकेश कपूर जी, एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, उसके बाद वाइंड अप करूंगा। सुभाष गुप्ता जी, शकील साहब आप स्वीकार करें क्या? सच्चन कमेटी आप स्वीकार करिए आज इनके इस बड़े नेटवर्क पर मुसलमानों में छुआछूत है। शकील अंसारी साहब देख लीजिए आपके राकेश त्रिपाठी जी, मैं अब टाइम नहीं बचा, मैं राकेश कपूर जी के पास जाऊंगा, एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगा। राकेश कपूर जी, सवाल यही उठता है कि क्या वाकई में राजनीति में यही चलता है, जो मिलता है वही चलता है? मुसलमानों के साथ क्या कुछ ऐसी तस्वीर है राजनीति में, सियासत में? देखिए, यूपी में ऐसी तस्वीर बना करके रखी गई है, चूंकि अगर इस तस्वीर को अगर हम पलटते हैं तो मामला उत्तर प्रदेश में पलट जाता। मैंने कहा उस पर ये सारी पार्टियां जो इकट्ठी हो गई सब बोलने लगी, लेकिन यूपी की हकीकत यही है कि वहां पर सांप्रदायिक माहौल बना करके बीजेपी, बीएसपी, एसपी ये तीनों आपस में लड़ लें और कांग्रेस को किसी तरीके से बाहर रखें। इनकी हमेशा कोशिश ये रहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस तरीके के मुद्दों पर नहीं लड़ती है। म्युनिसिपैलिटी के मुद्दों पर मुल्क का चुनाव कांग्रेस पार्टी के लड़ने का मिजाज अभी तक नहीं रहा है, आगे हो जाए तो मुझे पता नहीं। लेकिन सवाल यह है कि असली बात यह है कि हो गई है गैर की शीरी बयानी कारगर, और इश्क का उसको गुमा हम बेजुबानों पर नहीं। अरे ये मुसलमानों की हालत जो है, अभी रंगनाथ कमीशन की बात हो रही है, जस्टिस सच्चर कमेटी की बात हो रही है। अगर हालात 1947 में दूसरे थे, आप संविधान में संशोधन कर सकते हो, और ये बात भी कर सकते हो संविधान में संशोधन करते हुए, और ये कलाकारी भी दिखा सकते हो। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर वादे किए जा रहे हैं तो ये वादे वफा क्यों नहीं होते, इस पर भी सवाल उठता है। और चुनाव से पहले ही चुनाव से पहले ही ये पिछड़े, ये कमजोर मुसलमान आखिर इन सियासी पार्टियों को याद क्यों आते हैं, इस पर भी अब मुसलमान 2019 में सोचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शकील अंसारी साहब, राकेश कपूर जी, सुभाष गुप्ता जी, नईम अब्बास साहब, डॉक्टर अजीज खान साहब और राकेश त्रिपाठी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए।